प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी ने जो पेपर लिया और पॉलिटिकल साइंस का जो मैंने आपसे कहा भी कि बहुत लेंथ थी और सवाल इतने अटपटे दिए गए कि विद्यार्थी टूटा। तय बात है, दर्द होता है, इतनी मेहनत करते हैं, इतना पढ़ते हैं, दर्द झेलते हैं और उसके बाद यदि पेपर इतना बड़ा है जो डराता भी हो और डराने के साथ सवाल फंसाने वाले हो, तो लगता है कि मेहनत क्यों करते हैं। और निराशा आना और निराश होना दोनों एक विद्यार्थी के लिए मेरे ख्याल से स्वाभाविक सा है। मगर ऐसे पेपर के प्रति हमारा फ्रस्ट्रेशन जो दिखता है, फिर अपन कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि आरपीएससी को ही भंग कर दो, इसको ट्रोल करो, वैसे करो। ये तरीके मेरे ख्याल से हो सकता है आप विद्यार्थियों के लिए ठीक हो और कहना भी ठीक हो, मगर मेरा ये मानना है कि यूपीएससी का टॉपर जो है 50% नंबर लाने वाला, यदि इंडिया टॉपर करता है और जो 35 नंबर लाने वाला लड़का जो है वो यदि सिविल में सेलेक्ट हो जाता है कहीं न कहीं कैंडिडेट, तो वो ये तो नहीं कहते होंगे कि यूपीएससी का विरोध किया जाए, पर इसमें एक क्राइटेरिया 40% का है और 40% के क्राइटेरिया में मैं ये तो नहीं कहता कि जनरल और बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट इस क्राइटेरिया को पार नहीं करेंगे, कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें पोस्ट भी बहुत कम है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और 7, 8, 10 पोस्ट के अंदर किसी कैटेगरी के इतने स्टूडेंट हो जाते हैं और यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए फिर, क्योंकि उसकी पोस्टें भी है और वहाँ मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है 40% क्राइटेरिया वाली। पिछली बार भी ये हुआ था, जिसके कारण कई पोस्ट खाली रही, हम सब जानते हैं, और ये कुछ उस पोस्ट की बैकलॉग की तरह ये बढ़ती थी, ये भी अपन जानते हैं। विद्यार्थी के ऊपर 40% का बैन लगाकर यदि ऐसा करें तो मेरी ख्याल से ये जो कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के कुछ कैटेगरीज हैं उसको नुकसान होता है, ये हमने देखा है। मैंने तो इससे पहले भी कई बार इस मांगों को भी विद्यार्थी हित में उठाया। जब 2018 में रीट हुआ उस समय भी अकेले लड़ाई लड़ी मैंने, मुझे पता है, हाई कोर्ट तक मैटर लेके गया मैं, डबल बेंच तक गया। उसके बाद में भी विद्यार्थियों के फेवर में फैसला नहीं करके गवर्नमेंट ने उन सीटों को खाली रखा, हम सबको पता है। आज भी वो मामले चल रहे हैं, विद्यार्थी आज भी मुझे कहते हैं सर उसका क्या हुआ। मैंने ये भी मांग उठाई कि केवी में नवोदय विद्यालय के अंदर परमानेंट पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट क्यों नहीं निकलती। मेरी ख्याल से इंडिया का मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने ये पोस्ट डाली है, और आज नहीं, आज से 4 साल पहले मेरी यूट्यूब पे पड़ी, आप जाके देख लीजिए। मगर जब ये बात करते हैं तो स्टूडेंट को लगता है कि कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा है, विद्यार्थी को जायज़ सा लगता है। कोई की जारी करता है तो भी लगता है पॉलिटिक्स करता है, कोर्स बेच रहा है, दुकान चला रहा है। दुकान को खोलना कोई अपराध नहीं है, दुकान चलाना कोई अपराध नहीं है। दुकान से माल भी तो आप देख के खरीदो, कौन मना कर रहा है दुकानों से। और यदि आप वहां से भी ठगे जाते हैं तो वो तो कौन क्या करेगा, मुझे बताइए। मैंने कभी पॉलिटिकल पॉइंट के विद्यार्थी को सीधा कभी नहीं कहा, दावे के साथ कहता हूं कि आप हमसे जुड़िए, सीधे जुड़िए। मैं ये कहता हूं, देखिए 30 से ज़्यादा क्लासेज मेरी ओपन रखता हूं, 30 से 40, 50 क्लास ओपन होगी, नोट्स मेरे ओपन रखता हूं मैं ऐप पर। मेरी ख्याल से, मुझे नहीं पता है कोई रेट क्या होगी, मेरी ख्याल से मैं सोच रहा हूं कि सबसे कम रेट पे मैं ध्यान रखता हूं। मैं नहीं बताता, ये देख लीजिए आप, ओपन है, आराम से देखिए, समझिए कितने सवाल आते हैं, कैसे समझाया गया है, कैसे पढ़ाया गया है, फिर जुड़िए। कौन मना कर रहा है आपसे।
मगर लड़ाई लड़ने का तरीका बड़ा जायज़ होना चाहिए। मैंने कल भी जब वीडियो क्लास बना रहा था उस समय भी मैंने की जारी की, उस समय मैंने कहा कि 70% से प्लस हमारे सवाल हैं और मैं कोई लंबा टाइम नहीं लेना चाहता आपसे, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपको अब जो आप हैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, बहुत चिढ़ा हुआ स्टूडेंट है, पॉलिटिकल का स्टूडेंट ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पढ़ने वाला हर विद्यार्थी, हर पढ़ने वाला जो भी किताब पढ़ता है उसको लगता है कि पढ़ें तो क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, और सवाल पूछने की लिमिट आप जब पार करके जाते हैं, क ख ग ड़ तक जाते हैं और फिर आप किसी एक्ट के अंदर भी जाकर आप उसको ठेठ नीचे तक सवाल पूछते हैं, तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब हालत है। जब सुप्रीम कोर्ट में भी कोई वकील मुकदमा लड़ता है तो उसके फैक्ट जो होते हैं वो अपने पास लेके जाता है, लॉ की किताब, वहाँ से वो पढ़ता है, और यहाँ तो आप सीधे उनसे पूछते हो इसमें से ये कौन सा गलत है। जैसे ये पंचायती राज वाला एक सवाल था, मतलब उसने कितना 243 घ का ख, फिर वो ऐसे डाला गया क, ऐसे डालना फिर कितना सा लगता है। स्टूडेंट इतना मेरे ख्याल से नहीं पढ़ पाता, मगर ऐसे सवाल थे, 30-40 सवाल थे, हम उसको उन सवालों को नज़रअंदाज कर सकते थे और बाकी पेपर कर सकते थे। मैंने आपसे सीधी बात करता हूं कि प्रूफ की बात की थी, मैं इंडियन पॉलिटी से मेरे कितने सवाल आए इसका प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं। आप आराम से देखें, मैं वही प्रूफ दे रहा हूं, कट पेस्ट से इतने प्रूफ दे रहा हूं कि डायरेक्ट है सवाल, सीधा बोला गया और हूबहू उत्तर है तो ही। और आपको मैं कोई इसलिए नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने प्रॉमिस किया इसलिए दे रहा हूं कि आप देखें। मैं आज इंडियन का दे रहा हूं, फिर वेस्टर्न का दूंगा, कंपेरेटिव का दूंगा, कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजीज़ का दूंगा और इंटरनेशनल का दूंगा। ये 4-5 वीडियो मुझे अलग अलग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ मैं कोई टेक्निकल इतना साउंड नहीं हूँ, तो मुझे खुद करना है काम, मुझे खुद देखना है, मुझे देखने भी पड़ते हैं, वहाँ से कट भी करना पड़ता है। तो वीडियो मैं कट करके डाल रहा हूँ, आप देखिए और विद्यार्थियों एंजॉय करिए, क्या वास्तव में पढ़ाया हुआ है या समझाया हुआ है। और 4-5 सवाल मैंने डाल दिए हैं नीचे, क्लिक जो वापस नहीं डालूंगा मैं, सीधी सी बात है, वो डाले हुए हैं वीडियो, आप नीचे देख रहे हैं, उसमें देख लीजिए और बाकी के सवाल देखिए अब यहाँ से। ठीक पहले चुनाव से ठीक पहले 2019 में एक अमेंडमेंट लाया गया और नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। और इस फैसले को जो कहा गया था ये जरूरी था, प्रावधान नहीं है, एक तो 50% की सीमा की प्रॉब्लम और दूसरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात नहीं है, आपने दिया वो गलत है, क्योंकि आइट्स में ये बात मना करता, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ों की बात करता है। अब इसके लिए, इसको प्रभावी करने के लिए इंदिरा साहनी के निर्णय को, वो जो बात कही गई थी उसको टक काटने के लिए एक संविधान संशोधन हुआ, जिसको कहते हैं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, और नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 15(6)A&B, और आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए क्या कर दिया, 10% मैक्सिमम 10% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे दिया रिजर्वेशन 10% दिया नहीं है, मैक्सिमम 10% तक दिया जा सकता, 10 से ज्यादा नहीं दे सकते, स्टेट की मर्जी है जितना दे दिया। क्यों? क्योंकि आरक्षण सामर्थ्यकारी उपबंध है, राज्य चाहेगा उतना देगा, राज्य चाहेगा तो देगा, मगर 10% रिजर्वेशन आपको पता है दे दिया, कम कौन दे, 10% रिजर्वेशन मिल गया और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन होगा? सवाल यह था कि वीकर सेक्शन कौन? एक आर्टिकल और जोड़ा गया 246A, ये 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 द्वारा जो जीएसटी से रिलेटेड था, SGST, IGST है ना, इससे रिलेटेड जो था, इसमें यह है कि जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, परंतु IGST से रिलेटेड यानी अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार संसद को अनन्य शक्ति है।
मगर ये कानून जीएसटी काउंसिल द्वारा की गई तिथि की सिफारिश से ही लागू होंगे। जीएसटी काउंसिल है वो 269A में है। ये जो लागू होंगे, ये जीएसटी काउंसिल जो है, जो कि 279A में है काउंसिल, वो स्वस्तुति करेगी, उस तिथि से लागू होगा। मराठों का आंदोलन देखा आपने, केसरिया हुआ था उस समय, केसरिया पूरा का पूरे मराठे केसरी पहन कर निकले थे। जबरदस्त आंदोलन चला मराठों का। 60% जो 16% रिजर्वेशन दिया हुआ था, 16% रिजर्वेशन जो बैकवर्ड क्लास का था महाराष्ट्र के अंदर, उस रिजर्वेशन को चैलेंज हुआ था इस मामले के अंदर। सवाल यह है कि साहब चैलेंज क्यों हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था, कारण क्या था और बाद में क्या हुआ, यह बहुत जरूरी चीज है। इस केस के बैकग्राउंड में एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है जिसका नाम है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, पारित किया गया 2000। कब किया गया 102वां संविधान संशोधन? 18 में ये किया गया। इसके बैकग्राउंड में था। और इसके आगे था 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। ये आगे है, आप ये समझ लो। कुछ समझा दूं, जनरली बात समझ में आ जाए आपको तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। इंदिरा साहनी केस में एक बात निर्णय में यह कहा गया था कि भाई बैकवर्ड क्लास का आधार, पहचान का आधार जाति हो सकता है, और जाति आधारित यदि रिजर्वेशन दिया जाता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है नहीं। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा, हर स्टेट अपनी पहचान कर सकता है। आपको पता मंडल आयोग की जो लिस्टें थी उसमें राज्यवार भी थी। मैंने आपसे कहा था नाथू सिंह है, नाथूराम मिर्जा है, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा राजस्थान की ओर से भी, है ना। तो ऐसी लिस्टें बनी हुई थी। अब बैकवर्ड क्लास कौन होगा, एससी क्या होगा, एसटी क्या होगा, ये लिस्ट क्या होती है विद्यार्थियों की बैकवर्ड क्लास, स्टेट भी बनाता है और यूनियन भी बनाता है। ठीक बात है, स्टेट और यूनियन की लिस्टें अलग अलग बनती है, जिसमें बैकवर्ड क्लास खास तौर से बड़ी प्रॉब्लम है। बैकवर्ड क्लास कोई संवैधानिक आयोग तो था नहीं, 93 में जो बनाया वो कानूनी आयोग था। राज्य में अपना बैकवर्ड क्लास कमीशन होता था, राज्य अपनी लिस्ट बनाते थे और राज्यपाल, आपको पता है, उसमें बैकवर्ड जातियों में शामिल कर देते थे। और सेंट्रल की लिस्ट अलग थी मैं देख ही रहे हो ना, भरतपुर के, और आपको पता है हमारे जाट जो, सॉरी हरियाणा वाले जाट नहीं है और राजस्थान वाले जाट ओबीसी में है। हमारे यहां पर खत्री जो है राजस्थान ओबीसी स्टेट गवर्नमेंट में है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें नहीं है। विष्णोई राजस्थान में ओबीसी है मगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी नहीं है। ये तो आपको पता ही है ना, इतना तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग का मैटर है, आप इतना तो समझते ही है। तो ऐसी लिस्टें बन सकती है, अलग अलग बनती थी। 102वां संविधान संशोधन से दो काम हुए। एक तो यह हुआ विद्यार्थियों के आर्टिकल 338 भी जोड़ा गया, और जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यह बात तो ठीक हो गई, ये बात मैंने कही है पहले। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 क्या है 33 में? किससे रिलेटेड है 33? सशस्त्र सेनाओं, ये आर्टिकल 33, 34 और 35 जो हैं ये कुछ विशेष प्रावधान करती है जहां अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 33 ये कहता है, सुन लो मेरी बात, याद हो जाएगी, जो सैनिक बल है, सुनना मेरी बात, जो अर्ध सैनिक बल है और इसके साथ इसमें लिखा हुआ सशस्त्र बल तथा लोक व्यवस्था पर आधारित पद, हमारे संविधान का जो 7वीं अनुसूची है उस अनुसूची की पहली सूची का सब्जेक्ट 1 और 2 यूनियन को पावर देता है, पार्लियामेंट को, और सूची 3 का सब्जेक्ट, सूची 2 का सब्जेक्ट नंबर 1 जो लोक व्यवस्था है
पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर ये स्टेट को पावर देता है। कहीं पर भी देश की अंदर सशस्त्र बल और जो लोक व्यवस्था के लिए पदधारित व्यक्ति है, इन पदों के अधिकार जो हैं, लोग हैं, उन लोगों के अधिकारों पर संसद कानून बनाकर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, कम कर सकती है। भाई मिलिट्री को ये पावर नहीं होंगे, फौज को ये नहीं होंगे, समझ आ रही बात, पुलिस को ये नहीं होंगे। 50वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके 1984 में एक फिर अमेंडमेंट करके ये कहा कि इन बलों के साथ जो सशस्त्र बल है और लोक व्यवस्था के लिए पुलिस का काम क्या है, कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर बनाना। इसके सिवाय इसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आसूचना में लगे हुए हैं, आईबी रॉ वगैरह है ना, ऐसे में लगे हुए हैं, या इसके साथ सूचना तंत्र में और कहीं लगे हुए हैं, जैसे ये टेलीफोन एजेंसियां वगैरह लगे हैं, इन लोगों के भी अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। और वर्तमान में विद्यार्थियों स्थिति यह है कि आर्टिकल 33 ये कहता है कि सशस्त्र बल, अर्ध सशस्त्र सैनिक बल, अर्ध सैनिक बल का मतलब लोक व्यवस्था का काम करने का काम, सशस्त्र बल का काम है देश की रक्षा करना, और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का काम करते हैं वो अर्ध सैनिक बल करते हैं। आपको पता है ना, ये पुलिस जिसको बोलते हैं, पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट है। और सशस्त्र बल यूनियन का सब्जेक्ट है। इनसे रिलेटेड कानून बनाए जा सकते हैं, मगर कानून बनाएगी कौन? पार्लियामेंट। कौन बनाएगी? पार्लियामेंट कानून बनाकर उनके अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 33 में लिख दीजिए, सशस्त्र बलों, आराम से लिखना, सशस्त्र बलों तथा लोक व्यवस्था, अच्छा सही शब्द है, तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले भार साधक बलों, पुलिस, कोष्टक लिख दो, पुलिस, लोक व्यवस्था कौन बनाते हैं? पुलिस। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाले भार साधक बलों के सदस्यों तथा आसूचना, आसूचना का मतलब होता है इंटेलिजेंस, आईबी रॉ, रॉ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, आईबी रॉ में फर्क समझते हो ना, बाहरी और आईबी इंटरनल काम करती है, रॉ बार काम करती है ना। आसूचना तथा प्रति आसूचना, काउंटर इंटेलिजेंस, आसूचना, प्रति आसूचना तथा इनके साथ जुड़े हुए, इनके साथ जुड़े हुए दूर संचार में लगे हुए व्यक्तियों, दूर संचार में बीएसएनएल नहीं, फौज वाली जो सूचना तंत्र है, इनके साथ जुड़े हुए सूचना प्रणाली या सूचना तंत्र में नियोजित व्यक्तियों के अधिकारों पर संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम, आर्मी एक्ट 1950 ये बने हुए हैं ना, विधि बनाकर युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकती है। जरूरी है, ठीक हो, रीजनेबल हो, यूं नहीं है कि फौज बलिदान दे, नहीं, युक्ति युक्त प्रतिबंध या निर्बंधन लगा सकती है। ऐसे युक्ति युक्त शब्द नहीं है, मगर ध्यान रखना, प्रतिबंध लगा सकती है ताकि वे अपने कर्तव्यों
ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। एक सही शब्द कहें तो अर्धसंघीय या कनाडा की तरह व्यवस्था है हमारी जो व्यवस्था है। यूनियन ऑफ स्टेट्स मैंने आपसे कहा कनाडा से लिया हुआ शब्द है। यूनियन ऑफ स्टेट जो हमारा है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स कनाडा की तरह का है। यहां पर शक्ति का विभाजन से ज्यादा यहां आप देखेंगे तो वैधानिक शक्तियों का ज्यादा विकेंद्रीकरण मिलता है। यहां वैधानिक विकेंद्रीकरण, देखो यहां विकेंद्रीकरण शब्द बड़ा मतलब विकेंद्रीकरण वहां होता है जब केंद्रीय अमेरिका, आप यूके में देखिए, यूके में जो उनके क्षेत्र है उनके लिए उन्होंने अलग से क्या कर रखा, वेल्स हो या इंग्लैंड हो, उनको पावर दे रखे, वहां के विधानमंडल है, मगर संघ सरकार पार्लियामेंट ने उन्हें पावर दिए। यह विकेंद्रीकरण होता है, यानी जो पावर है राज्यों के पास उस पर केंद्र का इतना नियंत्रण होता है कि केंद्र सरकार यदि चाहे तो राज्य केंद्र की इच्छा के बिना संघ उस राज्य उस पर कानून बना ही नहीं सकता। हमने यह तरीका रखा है, संघ को बहुत मजबूत बनाया है और इसके पीछे हमारा अतीत रहा है। सीधी सी बात है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कैबिनेट मिशन जो प्रपोजल था वो क्या था। कैबिनेट मिशन प्रपोजल में एक ऐसे ढीले ढाले और कमजोर संघ की परिकल्पना की गई थी कि जो यदि आता तो क्या होता। और दूसरी बात, हमने जो 1947 और 46 में जो कुछ देखा देश के अंदर, जो सांप्रदायिक उपद्रव देखे, जो जातिवाद देखा, जो आपसी झगड़े देखे, जो राज्यों के एक तरह से स्वायत्त होने की जो इच्छा देखी, उसके बाद हमें लगा कि यदि हम केंद्र को मजबूत नहीं बनाएंगे, केंद्र अभिमुखी नहीं बनाएंगे, केंद्र पावरफुल नहीं होगा, तो सीधी सी बात है ये संघ खुद ही खतरे में पड़ जाएगा। और इसको बचाए रखना है तो सीधी सी बात है आपको संघ को मजबूत बनाना पड़ेगा। यानी हमने, मेरा कहने का मतलब यह, एक ऐसी नीति अपनाई देश के अंदर, एक ऐसी नीति अपनाई जो इस आकलन पर टिकी है कि उनके लिए क्या चीज उपयुक्त, अनुकूल और राष्ट्र की मानस की दृष्टि से सबसे उचित क्या है, ठीक क्या है, हमने यह ध्यान रखा। हमारे देश के लिए हमने ठीक क्या है, हमने कोई संघ को कोई नकल नहीं है, आप ये हमारी विशिष्ट आवश्यकता है। हमने जो संघ बनाया है उसमें हमने हमारी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार बनाया है। हमारे देश की प्रॉब्लम्स थी और जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर इस पर डिस्कस भी हो रहा था, वो डिस्कस में ये विवाद कहीं भी नहीं था, किसी ने भी ये बात नहीं कही कि भाई संघ को मजबूत मत बनाइए, ये कहीं स्थिति नहीं थी। हाँ ठीक है, राज्यों के पावर को लेकर जरूर पंत साहब जैसे लोग थे जो ये चाहते थे कि राज्यों को विशेष पावर मिलने चाहिए, मगर यहां हमने हमारा जो संस्करण है वो यदि किसी देश से तुलना करेंगे तो आपने देखा है कि जब पढ़ाया जाता है जीके वगैरह तो उसमें कहते हैं कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली, वो ऐसी बातें करते हैं। हमारा जो संघवाद है वो हमारे तरीके का संघवाद है, हमारी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित किया गया संघवाद है। और कहीं पर भी हमारे संविधान नेताओं में भी ऐसा नहीं था। जैसा आप देखेंगे ना अमेरिका के अंदर फिलाडेल्फिया स्टेट को लेकर था, जैसा ओंटारियो को लेकर था, जैसा या क्यूबेक प्रांतों में था, उसी प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे यहां पर नहीं। उसके लिए विशिष्ट हमने कुछ मांगा नहीं, उत्तर दक्षिण को लेकर विवाद था, वैसा हमारा यहां कुछ भी नहीं है। कभी ऐसा विवाद नहीं रहा हमारे पीछे, ये खास बात रही। एएस ब्रिक्सराव, ये बात मैंने बहुत पढ़ाई है आपको, उन्होंने लिखा है कि जो भारतीय संविधान सभा है वो इतिहास का संभवत बनाया गया, इतिहास का संभवत पहला संवैधानिक निकाय था जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा संघवाद स्टेब्लिश किया जो सहकारी संघवाद था। ये आपको पता है, ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी ये बात कही है। हमारा संघवाद यदि कही है तो सहकारी संघवाद की तरह है। सहकारी संघवाद का मतलब ये नहीं है कि शक्तियां केंद्र के पास
कुछ भी नहीं होता। हाँ, केंद्र राज्यों के पास पावर होते हुए, राज्यों के पास पावर होते हुए भी राज्य अपने आप में ताकतवर भी होते हैं, आपस में मिलजुल कर, सहकारिता, सब एक के लिए एक, सबके लिए मिलकर काम करते। केसी वैयर ने जो अर्थसंघ कहा, उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में देश जो है कि सामान्य और क्षेत्रीय सरकार एक दूसरे से स्वतंत्र हो तो वहां पर होती है संघ, और जहां पर इकाइयां जो है वो कुछ मामलों में संघ पर निर्भर हो तो सीधी सी बात है वहां आप पूर्ण संघ नहीं कह सकते, वहां अर्थसंघ जैसी व्यवस्था होगी, और ऐसी हमारे देश में है। राजेंद्र प्रसाद साहब जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर थे, उन्होंने अच्छी तरीके से कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को लेकर मैं कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान कहते हैं या एकात्मक संविधान कहते हैं या किसी और नाम से इसको पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एकात्मक है या संघात्मक है। आप उसे किस नाम से देते हैं, नाम मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी चीज ये होती है कि क्या वो किसी देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है या नहीं कर पाता। ये बहुत। दूसरा एक बात आप ये बहुत अच्छे से सहकारी संघवाद की मीनिंग को ध्यान रखना है। मैं आपको जहां पर स्टार कर रहा हूं वो बात आपको कई बार विद्यार्थियों से ये मीनिंग पूछी जाती है तो इसको ये पता ही नहीं चलता विद्यार्थी को कि कहता है क्या। यहां अच्छे से ध्यान रखना है। दो सरकारें हैं, सीधी सी बात है, एक है केंद्र सरकार और एक है राज्य की सरकार। सहकारी संघवाद में यह होता है कि केंद्र सरकार बहुत मजबूत होती है, केंद्र सरकार बहुत मजबूत होती है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यों की सरकार अनिवार्य रूप से कमजोर होती है। राज्यों की सरकार कमजोर नहीं होती, संघ की सरकार अधिक मजबूत होती है, मगर राज्यों की सरकार, प्रांतीय सरकार अनिवार्य रूप से कमजोर नहीं होती। इसमें प्रांतीय सरकारें मुख्यतः केंद्रीय नीतियां जो है, केंद्रीय पॉलिसी जो यूनियन गवर्नमेंट की नीति है, उसकी प्रशासनिक एजेंसियों की तरह काम करती है। यहां की पॉलिसी यहां लागू होती है, ये लागू करते हैं, उसको कहते हैं सहकारी संघवाद। और भारत में ऐसा मिलता है, इसलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत जो है वो सहकारी संघवाद को स्थापित करता है। ऑस्टिन जैसे लोग जो है इस बात को कहते हैं। यानी यहां पर हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, यानी आम सरकार, आम सरकार बोलते हैं, संघ सरकार को कह सकते हैं, केंद्र सरकार भी लोग कहते हैं, और आम सरकार कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। आम सरकार और क्षेत्रीय सरकार जो है उसके बीच आपसी प्रशासनिक सहयोग होता है। केंद्र सरकार इन्हें वित्तीय अनुदान के देती है, यानी वित्तीय अनुदान के मामले में राज्य सरकारें जो है वो केंद्र पर निर्भर होती है, और अनुदान जो मिलता है वो सशर्त मिलता है। अक्सर आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिन स्टेट को कैसे मिलता है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संधि, करार, समझौते पर संविधाओं से रिलेटेड यदि लागू करने से रिलेटेड कोई कानून बनाने की जरूरत है तो वो कानून संसद द्वारा बनाया जा सकता है और संसद का कानून वैलिड होगा। जो यानी अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और वो कानून पूरे भारत या भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भाग में कानून बना सकती है संसद। ये संसद को राइट है, ये पार्लियामेंट को पावर है। आर्टिकल 254 असंगत। पहला, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। 71, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय।
क्या, ठीक है ना, क्लियर। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार बनाइए। ये मूल संविधान में नहीं था, कब जोड़ा गया? 11 पोस्टक लिखो, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। याद तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है ना, कल की क्लास भूलना नहीं है। 71(4) क्या लिखा गया? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में को, दोनों में, मामला तो राष्ट्रपति से रिलेटेड था मगर सवाल दोनों पर, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में या निर्वाचक गण में किसी रिक्ति को, रिक्ति मतलब खाली, किसी रिक्ति को किसी न्यायालय में या न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या चुनौती नहीं दी जाएगी। प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, स्थान रिक्ति को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, चुनाव हो गए। जहां कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, एमपी है, उनके बीच विवाद था। नर्मदा को लेकर आप राजस्थान, गुजरात, एमपी और हमारा जो महाराष्ट्र है, इनको लेकर, नर्मदा को लेकर है। रावी व्यास को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को लेकर प्राधिकरण का गठन हुआ 1986 के अंदर, जिसका निर्णय आया। कावेरी जल विवाद बहुत इंपॉर्टेंट था, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच में विवाद था 1990। दूसरा कृष्णा विवाद जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच था। वंशधारा को लेकर 2010 के अंदर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद को लेकर अधिकरण का गठन हुआ। महानदी और वाडवी जो नदी है, उस प्रधानमंत्री जी, अब मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में है तो सदन का नेता प्रधानमंत्री हो गया, समझ में आ गई बात? जहां प्रधानमंत्री होगा, अब प्रधानमंत्री मान लो राज्यसभा से, तो लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री नहीं होगा। समझ आ रही बात? प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सदन का नेता नहीं बोला मैंने, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। 75 2 और 3 बहुत अच्छा ट्रायंगल है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए ध्यान रखने वाली बात है। मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद मतलब सामूहिक रूप, मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद, यानी सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी एक मंत्री का उत्तरदायित्व कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, एक उसका सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है एज ए मेंबर ऑफ या एज ए मिनिस्टर, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एज ए पार्ट ऑफ सरकार मंत्री परिषद है। सरकार का एक हिस्सा होने के कारण वो सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन करते हैं। आर्टिकल 75 का 3 कहते हैं, यह है विद्यार्थियों, इसी को कहते हैं संसदीय शासन। क्या कहते हैं?
संसदीय शासन का मतलब होता है कि जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, वो उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति। यही बात होती है ना, यही बात होती है ना। संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, उसको कहते हैं विद्यार्थियों संसदीय शासन व्यवस्था। यह संसदीय शासन नहीं है, यह सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में समूह की सरकार होती है, समिति की सरकार होती है, और समिति सामूहिक काम करती है। यानी एक साथ डूबते हैं, एक साथ डूबते हैं और एक साथ ही तैरते हैं। एक डूबा सब डूबा, एक तैर गया सब तैर जाते। कहने का मतलब यह है, लोकसभा में यदि किसी मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आया तो पूरा का पूरा मंत्री परिषद जाएगा। लोकसभा के अंदर किसी मंत्री के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव आया, अविश्वास प्रस्ताव आया, अविश्वास प्रस्ताव, यह क्या है, विश्वास है तब तक रहेगा, यानी अविश्वास है तो नहीं रहेगा, अविश्वास है नहीं रहेगी। और विश्वास और अविश्वास दोनों कैसे हैं, सामूहिक है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का मतलब सभी मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा, एक के विरुद्ध। लोकसभा में कलेक्टिव ही काम होगा, साथ होगा, एकदम जाएंगे, साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है साहब ये तो इस मंत्री की गलती है, मंत्री जाएगा, सरकार क्यों जाए, ना, पूरा जाएगा। मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का सबके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। यदि कोई व्यक्ति इस सरकार के सामूहिक फैसले से लेना देना नहीं रखता है, रखना पड़ेगा। सरकार का फैसला सबका फैसला माना जाएगा, भले ही वो शामिल था या नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं है। इसकी बैठक गोपनीय होती है बेटा। बैठक कैसे होती है कैबिनेट की, गोपनीय बैठक होती है, गोपनीय। और जब गोपनीय बैठक होती है उसके अंदर भले ही आप विरोध करो, बाहर जाने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हम सरकार के फैसले से असंतुष्ट है, ये नहीं कह सकते। और आप कहते हैं असंतुष्ट है, इसका मतलब आप सरकार के है नहीं, बाहर। और कोई मंत्री यदि टी टी ज्यादा ही करने लग जाए किलोड़ीमल की तरह, तो यदि मजबूत सरकार हो तो लात मार देती है, और कमजोर सरकार हो तो बस लात खुद के ही लगी हुई होती है। समझ में बात आपको आ गई, समझ आ रही है ना। तो ये तो मजबूती की बात है, सब ताकत की बात है। और ज्यादा ही कोई मजबूत हो मंत्री हो, मोरारजी देसाई, तो इंदिरा गांधी ला ठोक दी, ठोकने के लागू होगा, देखा जाएगा। मोड़े धनी हो तो नी धनी बत्तो, मारोड़े कहावत है कौन, मोड़े धनी हो नी धनी बत्तो है। आज राती सूटी में रोंडा पर कौन निकले भाई, निकले कौन, जब इंदिरा गांधी निकाला ना, आप देखा नहीं, इंदिरा गांधी निकाला। मोरारजी देसाई उस समय ताकत थी साहब, क्या बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री था वो, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री नहीं था वो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बाद वित्त मंत्री। उसके वो फैसले जो लेता था कांग्रेस में, वो के कामराज जैसे लोग, नजली गप्पा जैसे लोग, संजीव रेड्डी जैसे लोग, मोरारजी देसाई जैसे लोग, ये लोग थे फैसला लेते थे। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे ये लोग, मजाक उड़ाते थे, छोरी बैठ जा, बैठ जा, कौन पा रहे। तो मीटिंग में क्या फैसला हो गया, चल क्या विद्यार्थियों 75 का दो। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। अर्थात अब देखो ये कोष्टक बंद कर दो अब, है ना, अब कोष्टक स्टार्ट करो, बंद क्या करो, स्टार्ट करो। अर्थात मंत्री व्यक्तिगत रूप से
बहुत बढ़िया से लिखना बेटा, है ना। जो बातें मैं लिखा रहा हूं देखो, प्रैक्टिकल चीज ही मायने रखेगी, आर्टिकल मायने नहीं रखेगा। मंत्री व्यक्तिगत रूप से अपने विभाग के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है, अपने विभाग के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि वह विभाग को सही तरीके से, यदि वह विभाग को सही तरीके से नहीं चला पाता है तो त्यागपत्र दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को, है ना। तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, मंत्री त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। त्यागपत्र जैसे चाइना के युद्ध के मामले में वीके मेनन, चीन युद्ध के मामले में रक्षा मंत्री थे उस समय वीके मेनन, एलआईसी घोटाले के मामले में टीटी कृष्णमाचारी वित्त मंत्री थे। छागला आयोग ने इनको दोषी माना था, आपको बता दूं, न्यायमूर्ति छागला जो थे उन्होंने इसको दोषी माना था। एलआईसी घोटाले के मामले में टीटी कृष्णमाचारी, रेल दुर्घटना के मामले में, ये तो जनरली एग्जाम्पल है, बड़े लोगों की बात है, आजकल तो वो लोग रहे नहीं, उत्तरदायित्व तो लेते ही नहीं है, व्यक्तिगत बताया आपको, लेते ही नहीं। फिर रेल दुर्घटना के मामले में शास्त्री जी रेल मंत्री थे। ऐसे आपको एक बात और बता देता हूं, लाल बहादुर शास्त्री जब मंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले बिना विभाग के मंत्री थे, उनके पास कोई विभाग नहीं होता था। तो ये शास्त्री जब प्रधानमंत्री बनाए गए थे तब उनके पास कोई विभाग नहीं था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तब संचार राज्य मंत्री थी। क्या थी? संचार राज्य मंत्री थी, राज्यसभा की सदस्य थी, संचार राज्य मंत्री थी। पहली बार प्रधानमंत्री कौन? राज्यसभा से थी। हाँ, उस टाइम विपक्ष के नेता कौन थे वहां पे? 75(3) और कोष्टक में लिखो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। कोष्टक में देखो, कोष्टक पहले लिखा रहा हूं, इसका मतलब आपको यह बात ध्यान रखनी है। संसदीय शासन व्यवस्था को भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्थापित करता है? 75(3) करता है। ठीक है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लिखिएगा। मंत्री परिषद 75(3) में लिखिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कोष्टक में यह अनुच्छेद संसदीय शासन व्यवस्था का आधार है। इसको ही पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। यह अनुच्छेद संसदीय शासन व्यवस्था का आधार है। अधिवक्ता कोटे से केवल 9 न्यायाधीश, अधिवक्ता कोटे से, एडवोकेट कोटे से केवल 9 न्यायाधीश सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। लिखना चाहो तो नाम लिख दो, SM सीकरी, यूं ही लिख दो, 2-4 नाम लिख दो, 9 याद नहीं करना जरूरी नहीं है। या लिखाऊं? लिखवा दो, तो लिख दो SM सीकरी, S चंद्रा राय, S चंद्रा राय, कुलदीप सिंह, नरीमन, RF नरीमन,
यू ललित, ये अभी अभी हाल ही में बना है, यू ललित। नागेश्वर राव, यू ललित। उदित कई नाम है, उदय उमेश ललित, यू ललित। नागेश्वर राव। इंदु मेलहोत्रा, एकमात्र महिला, इंदु मेलहोत्रा। और PS नरसिम्हा, PS नरसिम्हा। कितने हो गए? संतोष हेगड़े, नो वही बोल दो, हो गया नहीं मेरे इसलिए। न्यायालय हाईकोर्ट 215, सुप्रीम कोर्ट 129। ये अभिलेख न्यायालय है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय कहलाते हैं। अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं? अभिलेख न्यायालय उसे कहते हैं जिस न्यायालय की कार्रवाई जो है, जिस न्यायालय की कार्रवाई जो है वो शाश्वत स्मृति होती है। क्या होती है? शाश्वत स्मृति होती है, तथा अन्य न्यायालयों के अंदर उसके निर्णय क्या माने जाते हैं? साक्ष्य माने जाते हैं। ये दो चीजें जरूरी है। अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। सभी, जितना भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, म्युनिसिपल कोर्ट, जो भी है, सभी न्यायालयों पर क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। ये पूछा जाता है और कोई आर्टिकल की बात है? आम बहस। बजट गोपनीय दस्तावेज होता है, पहले पता होता नहीं है, इसलिए बजट पेश करने के बाद में 3 से 4 दिन तक, 5 दिन तक, 2 दिन तक, 1 दिन तक सामान्य थी, बातें बड़ी सामान्य है। 3-4 दिन तक उस पर सामान्य चर्चा होती है, सिद्धांतों पर बात होती है, बजट कैसा है इस पर बात होती है। बजट के अंदर क्या है वो तो अभी तक डिस्कस तैयार हुआ नहीं है। ये प्रस्ताव फिक्स दिन है 26 डेज। कितने दिन तक चलेगा बेटा? 26 दिन तक रहेगा। इस पर चर्चा लोकसभा 26 दिन करेगी। अब विद्यार्थियों 26वां दिन जब आ जाएगा उस दिन ये क्या कर देंगे? पहले गिलोटीन का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? गिलोटीन। गिलोटीन का मतलब यह हुआ कि सभी मांगों को एक साथ रख दी जाएगी। सब पर तो चर्चा हुई नहीं, डिस्टर्बेंस रहा हुई नहीं, सबको एक साथ रखकर कहा जाएगा पारित किया जाए। पारित हो गई, जय हो। इसको गिलोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई बार कंगारू का प्रयोग भी करते हैं, गिलोटीन का प्रयोग भी करते हैं, कई बार कंगारू का प्रयोग करते हैं। कंगारू का मतलब यह है आपने पहली मांग रखी, पहली के बाद 8वीं रखी, 8वीं के बाद 20वीं रखी, 20वीं के बाद 29वीं रखी, 29 के बाद 50वीं रखी, 101वीं रखी, 109वीं रख दी। कूद कूद कर चलना, बीच में कुछ मांगों को छोड़कर अगली मांग को रंग देना, कुछ मांगों को छोड़कर अगली मांग को रख देना, क्या कहलाता है? कंगारू कहलाता है। कंगारू ऐसे चलता है। यह कंगारू का मतलब यह है। और गिलोटीन का मतलब होता है कटौती प्रस्तावों पर विचार विमर्श के दौरान अंतिम दिन। अंतिम दिन यानी 26वें दिन, ध्यान रखना, क्लियर है? अंतिम दिन का मतलब 26वां दिन। 26वें दिन सभी मांगों को एक साथ रखकर क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है। उसको विद्यार्थियों गिलोटीन कहा जाता है। मैंने आपको लुई सोलवे की बात कही थी आपको, इगोनेंस गिलोटीन, फ्रांसीसी एक व्यक्ति जिसने एक यंत्र बनाया था लकड़ी का, जल्दी फांसी देने के लिए बनाया गया था और सबसे पहले ही इसी को ही दी गई और इसका नाम हो गया गिलोटीन। आज ये गिलोटीन, कंगारू वगैरह शब्दावली है, ये किससे रिलेटेड है? बजट से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? बजट से संबंधित है। ये ध्यान रखने वाली बात है, जनरली ध्यान लिखिएगा विद्यार्थी। और बाद में जब भी
इसके बाद जब भी कोई कैबिनेट बनेगी, भले 2005 में बने, भले फरवरी में बने, मार्च में बने, तब ये ध्यान रखना होगा कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब प्रॉब्लम क्या है, यूनियन में तो 81 हो जाते हैं, समझ आ रही, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सहित कितने हो गए, 81 हो गए, 400 543 का 15% मेरे ख्याल से इतना हो गया, 81 हो गए। अब स्टेट में क्या होता है, 15% है, तो कई स्टेट ऐसे हैं, अब दिल्ली में अलग कायदा, आप समझे, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, यह कायदा किससे रिलेटेड है, राज्यों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, और यहां राज्य का बात मैं कह रहा हूं तो कौन से राज्यों की बात कह रहा हूं, 28 स्टेट की बात कर रहा हूं, क्लियर बात है ना। दिल्ली में मंत्रियों की संख्या होती है 10%, मैक्सिमम कितने मुख्यमंत्री सहित कितने हो सकते हैं, 10%, ये 239 है, ओके, उनका अलग आर्टिकल, आप समझ रहे हैं मेरी बात, राज्यों का अलग है इनका, मैं एक जनरली बात कह रहा हूं, समझने की बात है, ये ध्यान रखने की बात है। अब यहां जो मंत्री बनाए तो राजस्थान में 30 ही बनेंगे, इससे ज्यादा मुख्यमंत्री सही नहीं बनेगा, तो बाकी को मंत्री बनने सस को किन्ने को मंत्री बनना कौन नहीं चाहता, से लागू ये जरूरी चीज होती है, इसलिए मैं कई जगह बाकी जगह नहीं लिखाता हूं, आपको पता है लिखाता नहीं हूं, यहां मुझे लिखाना जरूरी हो जाता है, इसके बाद ये प्रभावी होगा, है ना, पहले है उसका कोई खुतक नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, राज्यपाल की बात राज्यों में कर लेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वहां स्पेशल जनजाति मंत्रियों की भी कुछ स्टेट में बातें हैं, तो वहां बातें अपन करेंगे, तब वहां करेंगे, आर्टिकल 164-63 है ना बेटा, 164-163 की बात वहां करेंगे, यहां नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता, मैं यहां करूंगा तो आपको मिक्सअप लगेगा कि आप कहां जा रहे हैं, वहां जनरली बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा, अमेंडमेंट वैसा ही चलेगा। इसमें यह है कि लोकसभा के कुल सदस्य जो है, लोकसभा के कुल, देखो बेटा यहां कुल का मतलब कुल है, कुल का मतलब निर्वाचित मनोनीत कुछ नहीं है, ऐसे लोकसभा में आपको पता है अभी कोई मनोनीत होता भी नहीं है, ठीक बात है ना, फिर भी आपको निर्वाचित का मतलब नहीं रखना है, यहां शब्द क्या है, यहां निर्वाचित शब्द नहीं है, यहां निर्वाचित शब्द है कुल, कुल सदस्य जो है उसके 15% से ज्यादा प्रधानमंत्री सहित, क्लियर किया, देखो क्लियरिफिकेशन, कई बार प्रधानमंत्री बाहर है, कई बार लड़का से फिर एग्जाम में सवाल पूछते हैं या बाद में स्टूडेंट बात करते हैं, तो ये नहीं, इसमें लिखा प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हुए, प्रधानमंत्री को सम्मिलित करना है, प्रधानमंत्री मंत्री है, प्रधानमंत्री सहित 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे साहब कम से कम कितने होंगे, मर जाए उतने हो, कम से कम कितने होंगे, इसके कोई रूल नहीं। अब एक बात बताऊंगा जनरली, अब यह बात आपने जो पूछा वो स्टेट के आती है, मान लीजिए एक स्टेट है, गोवा है या मिजोरम है, जहां 40 ही है, बात ध्यान रखिए, वहां क्या है 40 एमएलए ही है, अब 40 एमएलए का 15% कितना हुआ, क्या उस स्टेट के पास में उतने विभाग नहीं है जितने राजस्थान के पास है, विभाग तो सब है ना भाई, राइट, राज्य सूची, और उनके पास पावर तो उतने को उतने हैं, फिर भी मंत्री कितने बने, 6 से ज्यादा नहीं। क्या पूरे स्टेट को 6 मंत्री संभाल लेते हैं, संभव नहीं है, इसलिए वहां यह प्रावधान किया गया कि वहां जहां 15% में कम पड़ रहे हैं, समझिए मेरी बात, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यह बात क्या है, ऐसे जो है स्टेट, उसमें कम से कम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, कितने, 12, यानी आप मिजोरम में यदि एमएलए की संख्या 40 है तो वहां कितने मंत्री होंगे, तो आपको लिखना 12, कितने होंगे, 12 होंगे, 12,
यहां 15% मत निकालना, 15% निकालना जरूरी नहीं है, 12 होंगे। राजस्थान है, कितने हैं? तो कितने होंगे? 30। कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट चाहता है, लगता है कोई तथ्य और विधि का सारवान सवाल नीत है, सब प्रेरणा से या कोई याचिका डालता है पक्ष एक पक्ष, तो विद्यार्थियों अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके उस निर्णय को बदल सकता है, रिव्यू कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय को दोबारा पुनरावलोकन कर सकता है, अपने निर्णय को बदल सकता है। पहले निर्णय अलग था, दोबारा वही निर्णय दोबारा दूसरा दे दे, यह सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। आर्टिकल 137 एक का क जो है उसमें खास बातें हैं, कुछ बातें क्लियर कर देनी चाहिए। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जिसके अंदर एक काम यह हुआ था कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को सीमित कर दिया गया, 15% से ज्यादा नहीं होगी। लोकसभा में 15% से ज्यादा, राज्य के विधानमंडल में, विधानसभा, विधानमंडल नहीं, विधानसभा के 15% से ज्यादा, और विधानसभा नहीं है तो होगी, विधानसभा होगी, विधान परिषद होना जरूरी नहीं है। तो जो विधानसभा है उस विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं होगी, पर 12 से कम नहीं। यानी जहां पर 40 ही है, विधानसभा में सदस्य कम है, वहां पर 12 मंत्री हो सकते हैं, और जहां ज्यादा है तो 15% मैक्सिमम है, 15% से ज्यादा कहीं भी नहीं होगी। यानी 30 से ज्यादा मंत्री राजस्थान में जैसे बनाया जाता है तो मुख्यमंत्री सहित, लिखा है मैंने प्रधानमंत्री सहित, हूबहू रहती है, लैंग्वेज वो की वो रहती है, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। लिख दीजिए मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो, ऐसे ही लिख देना, बाकी कुछ नहीं, सब बातें हो रखी है। एक्टिंग एंड एडिशनल जजेस, कार्यकारी और अतिरिक्त न्यायाधीश, जानबूझकर लिख रहा हूं, ये इंग्लिश जानबूझ के लिखता नहीं हूं, कार्यकारी तथा अतिरिक्त न्यायाधीश, कोष्टक में लिख दो एड हॉक, कभी नहीं, यहां लिखो एड हॉक। देखो जो बात ध्यान रखनी होती है वो ध्यान रखनी होती है, बाकी बातों का ज्यादा मायने नहीं रखती है। यदि मान लीजिए कई बार हाई कोर्ट के अंदर मान लीजिए कोई कार्य में अस्थायी वर्दी हो गई, अस्थायी वर्दी हो गई, वहां एड हॉक जज कब नियुक्त किए जाते हैं? एड हॉक गण पूर्ति का अभाव होता है, कुछ समय के लिए मत छोड़ो, कुछ समय, यही कुछ समय ही है, उससे मतलब नहीं है, गण पूर्ति का अभाव हो तब। यहां यदि अस्थायी वर्दी हो गई है या कार्य बकाया है तो यहां गण पूर्ति का अभाव नहीं होता। मेरा कहने का मतलब यह है, गण पूर्ति का अभाव नहीं होता। यहां यदि हो जाता है तो विद्यार्थियों जो अधीनस्थ कोर्ट में हैं उनमें से जिला न्यायाधीश वगैरह जो होते हैं ना, जिला न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं, उनको एक्टिंग या एडिशनल जज बनाया जा सकता है, परंतु ऐसे बनाए गए जज 2 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेंगे। कितने साल से ज्यादा नहीं रह सकते? 2 वर्ष से अधिकतम नहीं रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। जिस समय वो हाई कोर्ट में बैठेंगे उस समय वो हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते सुविधाएं मिलेगी उनको, वो रहेगी, मगर वापस आएंगे तो वापस हो जाएगी। 2 साल से ज्यादा वो नहीं रख सकते। वहां पर ऐसा सुप्रीम कोर्ट में 2 साल वाली शर्त नहीं है। और दूसरा, यहां अस्थायी कार्यवर्दी की बात नहीं है, ठीक है, लिखिएगा। यदि उच्च न्यायालय के कार्य में, किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वर्दी हो जाए, स्थायी वर्दी होगी तो सीट बढ़ा देंगे, स्थायी वर्दी होगी सीट स्थायी कर देंगे। अस्थायी वर्दी हो जाए या कार्य बकाया होने के कारण
अधिकतम 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक्टिंग जज बनाए जा सकते हैं, एक्टिंग या अवर जज बनाए जा सकते हैं जो अधिकतम 2 वर्ष तक रहेंगे। नीचे कोष्टक, नीचे एक लाइन करो, इसके नीचे बताइए 331 के उपबंधों के अधीन आपने लिखा है ना, इसके नीचे एक लाइन कर दो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम से निष्प्रभावी। ये नहीं है निष्प्रभावी, निष्प्रभावी आर्टिकल 334 में था 10 साल के लिए बैठना, अब 10 साल बैठा नहीं, क्या करें? तो एंग्लो इंडियन खत्म, ये एंग्लो इंडियन का मनोनयन था। 7 कौन सा है, ये क्या है? इट्स ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कब हो, कितना होता है कार्यकाल भाई बताओ? कितना कार्यकाल होता है? एक बात मेहरबानी कर मत बोल जो 5 साल, तुम्हारा कौन बोल जी मेरी बात ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, कितना होता है कार्यकाल? हाँ समझ रहे, 5 साल क्यों नहीं बोल रहे, कह रहा हूं, बताया ना आपको, वो आदत होती है कि तो 5 साल उत्तर सही, वो बात ठीक है। आप सवाल आए तो ऐसा कर लेना, 5 साल ही है, लो ये 5 वर्ष लिख दूं, मगर कब से 5 वर्ष, समझ आ रही? मैंने आपको कहा है कि हम सही पढ़े गलत पढ़े टाइम उतना ही लग रहा है, तो कम से कम फैक्ट पढ़े, परफेक्ट पढ़े, फैक्ट नहीं परफेक्ट भी हो। प्रथम बैठक, प्रथम बैठक प्रथम सम्मेलन, प्रथम बैठक की नियत तिथि, प्रथम बैठक के 11 बजे से, उत्तर सही बात। प्रथम बैठक नहीं, प्रथम बैठक की नियत तिथि से, गबीड़ियों ले, समझ में बात? सवाल यूं बनेगा, आजकल सवाल ऐसे बनने लगे, ध्यान रखो, मेरे प्रैक्टिस मत कराओ। देखो, प्रथम बैठक की नियत तिथि से, प्रथम बैठक नहीं होता है, प्रथम बैठक की सरकार ने जो तिथि तय की, लोकसभा में लिखाया मैंने, प्रथम बैठक की नियत तिथि से। सवाल कैसे बनेगा, समझ में आ रही है? ऐसे प्रैक्टिस करो, पता चलेगा हाँ ये गड़बड़ हो रही। प्रथम बैठक की नियत तिथि से 5 वर्ष तक, इससे अधिक नहीं। ठीक है, अब मान लो पूर्व में विघटित नहीं की गई है, विघटन कर दिया तो 6 महीने में चुनाव हो जाएंगे, क्लियर? यदि किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो गया तो वहां पर पूर्व में विघटित हो गई तो वहां पर नए चुनाव हो जाएंगे। कितने टाइम हो जाएंगे? 6 माह में। और 6 माह में जो चुनाव होंगे, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें, 6 माह में जो चुनाव होंगे तो उसके स्थान पर जो नई बनेगी वो कब तक रहेगी? शेष कार्यकाल तक। कब तक रहेगी? शेष कार्यकाल तक रहेगी, पूर्ण कार्यकाल तक नहीं रहेगी। यह बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी ध्यान रख। सरकार वापस नगर पालिका जो है वापस परिसीमन के बाद कलेक्टर उसको चेंज कर देगा कि वास्तव में, क्योंकि नजर में लाना बहुत जरूरी होता है। इसका टाइम होता है 7 दिन। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको ऑब्जेक्शन करना होता है तो आप कर सकते हैं। यदि 7 दिन के बाद आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपकी बात को नहीं सुना जाता।
ये एक तो होता है। बताऊंगा विथ प्रूफ कि सवाल कैसे आए हैं। मेरे नोट्स सुरक्षित रखिए, मेरी क्लासेस को घर आके, और मैं एक बात आपसे कहता हूं कि क्लास देखते समय टिक करते रहिए, और जब मैं जहां पर मैं ये कहता हूं कि यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, वहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि वहाँ आप ध्यान नहीं रखेंगे तो काम होगा नहीं। बहुत जल्द आपके बीच आ रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है, टेक्निकली मैं साउंड नहीं हूँ तो थोड़ा सा मेरे को ये टाइम लग जाता है, ये बात ज़रूर है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 7 तारीख को जो की जारी की उसके कुछ सवाल जो हैं, मैंने कहा भी था 5-7 सवाल, 4-5 सवाल गलत हो सकते हैं, मगर कुछ सवाल ऐसे गलत हो गए जो पढ़ने की मिस्टेक के कारण थे और कुछ वास्तव में आते भी नहीं थे। ये सवाल मुझे पता भी नहीं था, तो इसमें दूसरा और चौथा सही है, अर्थात इसका उत्तर 4 सही है ना। ये जो है मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा निम्नलिखित में से जो सुधार किए गए, इसमें पेरेस्ट्रोइका एंड ब्रेजनेव सिद्धांत का परित्याग, ये दोनों सही है, ये नहीं है, अर्थात पहला और तीसरा इसका उत्तर है। ये जो फ्रांस की संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गणराज्य का राष्ट्रपति न्यायिक प्राधिकरण की स्वतंत्रता की प्रतिभूति करता होता है, एकदम सही है। गणराज्य की जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, ये प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति करता है ना। तो यहाँ ये जो उत्तर केवल है वो एक सही है, दोनों गलत, ये उत्तर नहीं, दोनों सही नहीं है। ये मेरे पढ़ने के कारण मैंने नहीं पढ़ा नहीं था, और मैंने कुलीन तंत्र की क्रांति के कारण बता दिए, जबकि इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कुलीन तंत्र की क्रांति का विशिष्ट कारण क्या है। कल मैं ये जारी भी कर रहा हूँ, इसका प्रूफ भी इसके साथ। ये ध्यान रखिए, इसका उत्तर है पहला और चौथा। ये उत्पीड़न जो जनता का होता है, ये विद्यार्थियों धनिक तंत्र में होता है, और विशिष्ट कारण नहीं है तो ये धनिक तंत्र की क्रांति, और ये जो है ये डेमोक्रेसी का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा और तीसरा, पहला और चौथा इसका उत्तर सही है। इसमें मिस्टेक ये हुई कि ये मैंने कांग्रेस पढ़ लिया, जबकि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, तो इस सब के चारों के ही एक एक हैं, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो 4 हैं, एक असम गण परिषद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल। संविधान का अनुच्छेद 75, अब ये तो आप समझ ही रहे हैं, सबको मैं पढ़ा के बहुत, मगर इस पढ़ते वक्त मैंने ये ध्यान नहीं दे पाया, और ये संसद जो है ये गलत है, यहाँ है लोकसभा होना चाहिए, तो ये दोनों ही गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। यहाँ लोकसभा होना चाहिए, और ये तो एकदम गलत दिख ही रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका एविडेंस मैंने आगे दिया भी है ना। ये सवाल जो था, इसको मैंने कहा डिलीट होगा, ये डिलीट नहीं होगा, ये डिलीट होगा ही नहीं। ये इसका उत्तर है विद्यार्थियों, सुमेलित नहीं है ये। और मैंने आपसे कहा था कल की यहाँ जो क और ये जो ख है, अब ये इतना गहरा सवाल दिया इन्होंने, मिस्टेक की। यहाँ क्या, मैंने ये मुझे पता तब चला जब 243 ई जो स्मॉल है, स्मॉल 243 के अंदर 200, यह है अनुच्छेद 243 के अंदर जो ई स्मॉल है जिसमें परिभाषाएं हैं, वो ये सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका उत्तर पूछा है, सुमेलित नहीं है ये। पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यहाँ यदि होता अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तो सही। अनुसूचित जाति का आरक्षण क में है, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ख है ना। तो ये क ख ये उल्टा हो गया। ये बहुत मतलब गहरा, ऐसे सवाल मेरे ख्याल से कोई कर ही नहीं पाया, कोई नहीं कर पाया ये सवाल है, और ना किसी ने पढ़ाया ऐसा मेरे ख्याल से, मेरे से तो नहीं ये सवाल। मैं बहुत पंचायती राज गहराई से पढ़ाता हूँ, हर चीज़ को बहुत गहराई से पढ़ाता हूँ, मगर यहाँ रिजर्वेशन पूरा पढ़ाने के बाद में भी ये सवाल मेरे से भी कोर्स से कहीं नहीं उठा। तो कुछ सवाल हैं जो नहीं उठ पाए, वो बात अलग है। बाकी जो मैंने आपसे कहा है वो एविडेंस तैयार है।